नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज से देखिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए साइंस का न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। देखिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का एग्जाम डेट आउट कर दिया गया है। 8 जून से आपका एग्जाम चालू होगा और 22 जून तक आपका एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। और आपके एग्जाम को देखते हुए ये न्यू प्रैक्टिस सेट विज्ञान का शुरू किया गया है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। अभी वही चीजें आप सभी को दिया जाएगा जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी, और जो चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। अब आप सभी एक्टिव होकर मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए आप सभी, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन है कि दर्पण पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। काफी अच्छा प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए यहाँ पर दर्पण की बात किया गया है, तो दर्पण में समतल भी हो सकता है, अवतल भी, उत्तल भी हो सकता है। तो देखिए सिर्फ अगर दर्पण की बात किया जाए और कुछ नहीं दिया जाए तो आपको क्या समझना है, ये समतल दर्पण की बात किया गया है। अगर यहाँ पर अगर उत्तल होता तो उत्तल दर्पण लिखा रहता, ठीक है। तो ये समतल दर्पण की बात किया गया है। तो जब भी समतल दर्पण की बात किया जाए तो इस पे प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा आपका आभासी होगा, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा ये सीधा होता है और वस्तु के बराबर बनता है। बात समझे आप सभी, बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। अगर वही बात करता अवतल दर्पण के बारे में कि बताइए अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और आभासी दोनों होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि समतल दर्पण पर सीधा होता है प्लस वस्तु के बराबर होता है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये दो फैक्ट को याद रखिएगा जो प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। अगला है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। चलिए क्वेश्चन में 2 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए आपके पेपर में लगभग 15 दिन का समय बचा हुआ है, बहुत ही कम समय है और जितना तैयारी हो सकता है उतना तैयारी कीजिए। इसी बात पे सभी एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। तो देखिए विद्युत का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो याद रखिएगा आप सभी टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए टंगस्टन जो होता है इसका गलनांक सबसे अधिक यानी कह सकते कि बहुत ज्यादा होता है, लगभग इसका 24 सेल्सियस होता है। इसीलिए हम सभी विद्युत फिलामेंट में इसका ही प्रयोग करते हैं। बात समझे। और बल्ब जो होता है इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखिएगा निष्क्रिय गैस भरी जाती है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। और वही बात किया जाए कि टंगस्टन का रासायनिक संकेत क्या होता है, तो इसे हम सभी W से संकेत करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सभी को पता होगा, आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं आप सभी, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बल का होता है न्यूटन, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अच्छा अगर यहाँ बात किया जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी, याद रखिएगा 1 केजी गुना 1 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात समझे। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका 1 न्यूटन बराबर होता है। अच्छा आपसे बताइएगा कि बल बराबर क्या होता है। बल बराबर सूत्र क्या है, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, याद रखिएगा। बल एक सदिश राशि होता है। बात समझे। बल क्या है, एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। देखिए न्यूटन का पहला नियम जो है ये आपका जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील में रहेगा, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ध्यान रखिएगा। और जड़त्व जो होता है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बात समझे। तो न्यूटन का पहला नियम आप सभी को पता है। अच्छा न्यूटन का तीसरा नियम के बारे में आपसे बताइएगा, क्या कहता है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया टू विपरीत प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है। देखिए अगर ध्वनि तरंग की बात किया जाए तो यह आपका एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अनुप्रस्थ नहीं होता है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है। बात समझे। अच्छा ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। इसके अलावा ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ठोस में। क्या ध्वनि निर्वात में गमन कर सकता है, तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है।
तब निर्वात में क्या चल सकता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, जबकि प्रकाश की चाल ठोस में कम होता है। बात समझ गए आप सभी। तो ध्वनि का चाल ठोस में ज़्यादा होगा, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। बात समझे। अच्छा, मनुष्य जो है वो कितना हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि जो है ये मनुष्य सुन सकता है। अच्छा, आपसे को पता होना चाहिए कि चमगादड़ जो है प्रासरब ध्वनि का प्रयोग करके ही वो रात्रि में सफर कर सकता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चमगादड़ किसकी मदद से रात्रि में अपना जो है कि सफर करता है, तो वो प्रासरब तरंग के माध्यम से किया जाता है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। देखिए लाल जो है ना, इसका विचलन सबसे कम है। बात समझे। और इसका तरंग धैर्य, लाल का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से हम सभी खतरा में भी प्रयोग करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खतरे की संकेत के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का। अच्छा, यहाँ पर अगर बैगनी रंग की बात किया जाए तो इसका विचलन सबसे अधिक होता है। लाल का विचलन कम होगा, जबकि बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। वही बात किया जाए कि तरंग धैर्य लाल का ज्यादा होगा, बैगनी का तरंग धैर्य कम होता है। बात समझे। अच्छा, आपसे बता सकते हैं जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष, बात समझे, उसमें लाल रंग कहाँ रहता है, क्या नीचे रहता है या ऊपर, तो आपसे कह सकते हैं कि ऊपर रहता है। लाल रंग कहाँ होता है, ऊपर होता है। अच्छा, प्रकाश का विकिरण जो होता है कैसे किया जाता है, प्रिज्म से गुजार कर। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। देखिए जो फैक्ट हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्योंकि आसपास से भी प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो फैक्ट हम बता रहे हैं उस पर बिल्कुल गौर कीजिएगा। कार्य करने की दर को हम सभी शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, याद रखिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अच्छा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बात समझे। अच्छा, आपसे बताइएगा कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, कोई बता सकते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप सभी। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अच्छा, शक्ति की बात किया जाए तो अगर शक्ति आपको निकालना हो तो इसके लिए सूत्र क्या है, तो ये होता है कार्य बटा समय होता है। ठीक है, कार्य बटा क्या होता है, समय। तो अगर शक्ति निकालना हो कि कोई भी चीज का, तो यहां पर ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, कार्य बटा समय, कि कितना कार्य था और कितना समय लगा, उससे शक्ति आपका निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है। देखिए अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की बात किया जाए तो जो आपका पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, ये आप सभी देख रहे हैं, तो ये जो आपका पृथ्वी का ध्रुव होता है ये वाला, ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी, ये उत्तरी ध्रुव है। और ध्रुव जो है कि थोड़ा सा चिपटी हुई है, पृथ्वी का ध्रुव थोड़ा सा चिपटी हुई है, तो यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, ध्रुव पर छोटी जी का मान कितना होता है, तो ये आपका 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे, ये आपका ध्रुव की बात किया गया है, ध्रुव पर। अगर वहीं विषुवत रेखा की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका छोटी जी का मान होगा वो 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बात समझे, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये 2 से 3 चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेजर किरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, लेजर लाइट आप सभी देखे होंगे, जब मारिएगा तो बिल्कुल उसका जो रोशनी होता है ना, लाइट जो होता है एक सीधे डायरेक्शन में गमन करता है, पता है आप सभी को। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रेरित उत्सर्जन पर कार्य करता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। लेजर जो है प्रकाश का एक वर्णीय होता है, यानी कि एक ही दिशा में लेजर गमन करता है, वो विचलित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। लेजर का उपयोग चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है। बारकोड स्कैनर जो होता है उसमें भी लेजर का ही प्रयोग होता है। बात समझे, लेजर किरण बहुत सीधी रेखा में गमन करती है। अगला है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी। अच्छा, आपसे बताइएगा कि अगला सेट आप सभी को कौन सा चाहिए, क्या हिंदी का सेट ला दें, बिल्कुल बताइएगा आप सभी। देखिए अब तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो चीज़ें आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहिए और प्लस में जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें आप सभी देखिएगा तो कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा। ठीक है, और अभी डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा पेपर में कन्फ्यूजन कर देगा प्रश्न आपको। और जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं इससे सिर्फ आप सभी याद करते जाइए। पीडीएफ हम आपको इसका टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है, फैक्ट के साथ में पीडीएफ दे देंगे, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप सभी क्या कीजिएगा, उन पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा आप सभी। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अगर सेशन आपको बढ़िया लग रहा हो। ठीक है, अगर लग रहा हो कि मेरे लिए सिर्फ ये क्लास है ना, तो एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी।
तो क्वेश्चन क्या कहा गया था कि यदि किसी वस्तु का अगर वेग को हम दोगुना करते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। याद रखिएगा आप सभी, इन चीज को एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। गतिज ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है याद रखिएगा हाफ mv² होता है। बात समझे, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, इन चीज को ध्यान रखिएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv² होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा जो होता है ये वेग के वेग पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? वेग के वेग पर निर्भर करता है। अगर वेग आधा होगा तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। अगर किसी भी वस्तु का अगर वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। और गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, गतिज ऊर्जा किस में होगा बता सकते हैं आप सभी? चलता हुआ गाड़ी, चलता हुआ हथौड़ा, बहता हुआ पानी, ये सभी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम बताए थे आप सभी को, क्रिया टू विपरीत प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया टू विपरीत प्रतिक्रिया का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, एक तालाब में एक नाव है और इस नाव पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। अगर व्यक्ति उस नाव से अगर आगे उतरता है तो नाव देखिएगा अपने आप पीछे धकेला जाता है। तो ये क्रिया टू विपरीत प्रतिक्रिया है। वहीं रॉकेट देखिएगा तो रॉकेट जो होता है अगर नीचे इसमें आग लगाया जाएगा, ईंधन जब जलाया जाएगा तो ये रॉकेट ऊपर जाएगा और उसका जो धुआं होता है, ठीक है, वो आपका नीचे पुश करता है। नीचे पुश करता है तो रॉकेट ऊपर बढ़ता है। तो ये आपका विपरीत प्रतिक्रिया होता है। वहीं मान लीजिए आप सभी कि अगर कोई व्यक्ति आपको एक तमाचा दे देता है, ठीक है, तो उस समय अगर आपके पास शक्ति रहेगा तो फटाक से आप भी घुमा के दे दीजिएगा एक तमाचा। तो ये क्रिया टू विपरीत प्रतिक्रिया हुआ, ठीक है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो देखिए सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होगा और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस ही पाई जाती है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, याद रखिएगा। और ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील गैस है हाइड्रोजन। सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन पाया जाता है, इसके अलावा हीलियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, खाने के नमक का रासायनिक सूत्र। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सही है। और इसका रासायनिक सूत्र NaCl जो है इसका रासायनिक सूत्र है। अच्छा, आप सभी को पता होना चाहिए बात कि समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और आयोडीन युक्त नमक जो होता है ये आपका घेंघा रोग से बचाता है, जो आयोडीन युक्त नमक होता है। बात समझे। अगला है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी को पता होगा, फटाफट आंसर कीजिएगा, लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा देखिएगा, प्रश्न का अस्त्र जो है धीरे धीरे आपका बढ़ा देंगे, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड, जिस लेवल तक प्रश्न पूछा जा सकता है सारा प्रश्न करवाएंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है आप सभी को। ऐसा नहीं कि सोचना है कि सिर्फ इजी ही प्रश्न करेंगे, ऐसा नहीं। सब तरह का प्रश्न होगा और सब तरह का अगर प्रैक्टिस करके जाइएगा तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप घबराइएगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा एक याद रखिएगा कि दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है जो दही जमाने में कार्य करता है। बात समझे। और एक आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशी में कौन सा अम्ल बनता है? तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। जब अचानक दौड़ जाइएगा ना तो मांसपेशी में एक अम्ल बन जाता है जो दर्द करने लगता है मांसपेशी, वो लैक्टिक अम्ल जम जाता है। अगला है आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो सभी को पता है कि मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी में कितने तत्व रखा गया है? 118 तत्व रखा गया है, याद रखिएगा। और आवर्त सारणी को परमाणु क्रम के अनुसार सजाया गया है। बात समझे। अच्छा, आपसे से एक क्वेश्चन है कि बताइएगा कि आवर्त की कुल संख्या कितना है आवर्त सारणी में? बता सकते हैं कोई हमको? चलिए अगला है कि सोने का रासायनिक संकेत। देखिए सोने का रासायनिक संकेत की बात किया जाए तो सभी को पता होगा Au। Au किसका रासायनिक संकेत है? सोने का, याद रखिएगा। और सोना अत्यंत तन्य धातु है, जितना उसको आप सभी तान नहीं सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सोना का सबसे बड़ा उपभोग भारत है, याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में न्यूज भी देखे होंगे। और सोना विद्युत का अच्छा चालक है, हालांकि चांदी सबसे ज़्यादा चालक होता है। अच्छा, आपसे बताइएगा कि आभूषण बनाने के लिए हम सभी कितने कैरेट सोने का उपयोग करते हैं? तो 22 कैरेट का उपयोग करते हैं, जबकि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। बात समझे। अगला है कौन सी गैस पौधे के लिए आवश्यक है? देखिए पौधे के लिए सबसे आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सभी CO2 कहते हैं। देखिए पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 ही लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
तो देखिए बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा आप सभी। सूत्र क्या होता है बेकिंग सोडा का, तो याद रखिएगा NaHCO3, इसको ध्यान रखिएगा NaHCO3, क्योंकि सूत्र से भी क्वेश्चन बनता है। और ये आपका बेकिंग सोडा हल्का क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए मानव शरीर की बात किया जाए तो इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, लगभग 65% भाग में मानव शरीर में ऑक्सीजन ही पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो होता है जल तथा कोशिका में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक होता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑक्सीजन का संकेत क्या है, कोई बता सकते हैं, तो वो ऑक्सीजन का संकेत है। अगला है अमोनिया गैस का सूत्र क्या है। देखिए अमोनिया गैस का सूत्र है NH3, याद रखिएगा NH3। अमोनिया एक रंगीन गैस होता है, इसके अलावा गंध तीव्र होती है, इसका बात समझे। और पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है, किसमें, पानी में। अमोनिया जो होता है पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील है। और उर्वरक बनाने में हम सभी किसका उपयोग करते हैं, जो उर्वरक है इसको बनाने के लिए हम सभी अमोनिया का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेट्रोलियम को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। जो पेट्रोलियम होता है इसे शुद्ध करने की प्रक्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, तो इसे प्रभाजी आसवन के नाम से जानते हैं, बात समझे। जो पेट्रोलियम होता है इसे हम सभी काला सोना कहते हैं, ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना। अच्छा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। और काला सोना पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल निकाला जाता है शोध रिफाइनरी में, याद रखिएगा। जैसे कि आप बरौनी रिफाइनरी का नाम सुने होंगे, तो वहाँ पर तेल का शोधन किया जाता है। अच्छा यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्य कौन सा कंपनी करता है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करता है, बात समझे। चलिए अगला है, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है रक्त का लाल रंग। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। क्या पाया जाता है, लोहा, क्वेश्चन पूछा गया है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कोई बताइएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि सर एनीमिया रोग होता है। और आरबीसी जो होता है, ये आरबीसी का नाम सुने होंगे, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इतना फैक्ट को याद रख सकते हैं आप सभी। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, क्योंकि हरे पत्ती ही प्रकाश संश्लेषण करता है और सूर्य के प्रकाश में ही कर सकता है, बात समझे। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके पौधे अपना भोजन तैयार करता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 जो होता है वो आपका आलिंद होता है, 2 आलिंद, याद रखिएगा आप सभी। कितने आलिंद, 2 आलिंद। और निलय कितना होता है, तो निलय आपका 2 होता है। निलय की बात किया जाए तो निलय आपका 2 होता है, 2 निलय 2 आलिंद, तो 4 कोष्ठ हो जाएगा। अच्छा मानव हृदय का धड़कन की गति जो है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार, इसको याद रखिएगा आप सभी। और हृदय की धड़कन को किससे मापते हैं, तो ECG से मापते हैं, बात समझे। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए कि हृदय की धड़कन को किससे मापा जाता है, तो ECG से मापा जाता है। और मानव हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है, बात समझे। कितने कोष्ठ, 4, 2 आलिंद 2 निलय होता है। 1 मिनट में मानव हृदय कितने बार धड़कता है, 72 बार। मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो मलेरिया जो है यह मच्छर के काटने से या मच्छर के कारण। और कौन सा, मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर से फैलता है। यह एक परजीवी प्लाज्मोडियम है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम बताना है आप सभी को। तो डीएनए का सभी को पता होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। डीएनए जो है अनुवांशिकी गुणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए अगला है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है और सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, स्टेपी, जो कान की हड्डी होता है। और फीमर जांग वाला हड्डी होता है, बात समझे। अच्छा मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या 206 होता है। नवजात में अगर बात किया जाए, जो मानव शरीर है
ठीक है, उसमें 206 होता है। जबकि अगर नवजात की बात किया जाए कि बताइए नवजात में कितना होता है, नवजात शिशु में, तो इसमें 300 हड्डी पाया जाता है नवजात शिशु में, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, हड्डी को मजबूत बनाना है तो आपको कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए, तो कैल्शियम हड्डी को मजबूत बनाता है। अगला है रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो देखिए रक्तचाप को हम सभी स्फेग्मोमेनोमीटर से मापते हैं, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अच्छा, मानव का रक्तचाप कितना होता है, तो याद रखिएगा 120/80 mmHg होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, 120/80 mmHg होता है। और रक्तचाप हृदय से आपका संबंधित है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रकों की संख्या कितनी है, गुणसूत्र की संख्या, तो सभी को पता होगा 46 होता है, 23 जोड़ा होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप सभी से इस प्रकार से बनता है कि बताइए कि कितने जोड़ा ऑटोसोम पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़ा ऑटोसोम होता है, तो 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, और एक जोड़ा जो पाया जाता है वो आपका लैंगिक गुणसूत्र होता है। तो ऑटोसोम की संख्या 22 और लैंगिक गुणसूत्र की संख्या की बात किया जाए तो ये कितना होता है, एक जोड़ा होता है। बात समझ गए, बिल्कुल बात समझ गए। तो कुल कितना हो गया, 23 जोड़ा, यानी कि बात किया जाए तो कुल 46 हो जाएगा। अगर वही बात किया जाए कि पुरुष में जो आपका होता है XY गुणसूत्र होता है और महिला में XX गुणसूत्र होता है, बात समझे, पुरुष में XY और महिला में XX होता है। अगला है कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस, तो सभी को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, और ये ATP के रूप में ऊर्जा बनाता है और स्टोर करके रखता है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये 2 झिल्ली युक्त कोशिका कांग है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है, तो देखिए रक्त को थक्का बनने में प्लेटलेट्स कार्य करता है, याद रखिएगा आप सभी। प्लेटलेट्स को हम सभी थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। चोट लगने पर रक्त स्राव जो होता है, अगर प्लेटलेट्स आपके पास अगर ठीक ठाक रहेगा तो वो रक्त स्राव को रोक देता है, प्लेटलेट्स, याद रखिएगा आप सभी। और इसी के कमी होने पर क्या होता है, अगर कहीं चोट लगेगा तो आपका रक्त नहीं रोकेगा और कुछ समय के बाद आपका मृत्यु हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। और जैसे ही आपको डेंगू होता है, ठीक है, तो उसमें आपका प्लेटलेट्स कम होना चालू हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का समान ताप आपको बताना है, शरीर का तापमान कितना होता है, तो देखिए अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए यानी कि सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में 98 पॉइंट आपका 6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 डिग्री केल्विन होता है। इनको याद रखिएगा आप सभी। बुखार में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ठंड में शरीर का तापमान घट जाता है। और मानव शरीर का तापमान को कौन नियंत्रित करता है, याद रखिएगा आप सभी, जो मानव शरीर का तापमान होता है ये आपका मस्तिष्क नियंत्रित करता है। कौन करता है जी, मस्तिष्क नियंत्रित करता है। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट में कुल आपको 32 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं साइंस का, ठीक है, जिसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा चीज़ था। और बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर और टू द पॉइंट चीज़ आपको दिया गया है। तो हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन के साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताए हैं वो चीज़ें आपसे कंप्लीट की होंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ अगर पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अगर आयोग आसपास से प्रश्न पूछेगा, इधर उधर से प्रश्न पूछेगा तो हैंडल करके बना लीजिएगा, और ऑप्शन से छांट के भी प्रश्न को बना लीजिएगा आप सभी। एग्जाम में समय बहुत कम है, 8 जून से पेपर आपका चालू है 22 जून तक। अब किसका किस दिन पेपर पड़ जाएगा कोई पता नहीं है, और 28 मई से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड चालू हो जाएगा। तो जाइए अब तैयारी में लग जाइए, और जो भी चीजें दे रहे हैं उसे प्रॉपर कवर कीजिए आप सभी। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।